दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था हर्ष का पतन एंड ओरिजिन एंड राइज ऑफ गुर्जर प्रतिहारास के बारे में। तो बढ़ते हैं इस चैप्टर की दूसरी और आखिरी पार्ट की तरफ। पाल्स डायनेस्टी इंट्रोडक्शन। 8वीं सदी के पूर्वी भारत, बंगाल और बिहार की भूमि, जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, छोटे छोटे रूलर्स आपस में लड़ रहे थे। इसी समय एक नई शक्ति का उदय हुआ जिसने न केवल बंगाल को स्थिरता दी बल्कि पूरे उत्तर भारत की राजनीतिक और धर्म पर गहरा प्रभाव डाला। यह थी पाल्स डायनेस्टी। राइज ऑफ द पाल्स। बंगाल में अव्यवस्था थी, रूलर्स एक दूसरे से लड़ रहे थे। जनता ने खुद मिलकर एक कैपेबल लीडर को चुना। उनका नाम था गोपाल। गोपाल को लोक चयनित राजा माना जाता है। यह एक रेयर घटना थी भारतीय इतिहास में। इस तरह 750 ईस्वी के आसपास पाल्स डायनेस्टी का उदय हुआ। मेजर रूलर्स ऑफ पाल्स। गोपाल 750 से 770 ईस्वी। डायनेस्टी के फाउंडर। बंगाल और बिहार को एकजुट किया, बुद्धिज्म को संरक्षण दिया, कई मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स बनवाए। धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी। सबसे इम्पोर्टेंट रूलर। कन्नौज पर कंट्रोल करने की कोशिश की और कन्नौज ट्रायंगल कॉन्टेस्ट पाल्स प्रतिहारास राष्ट्रकूटास का हिस्सा बने। सेकेंड कन्नौज कॉन्टेस्ट में भाग लिया। बिहार, बंगाल से लेकर उत्तर भारत के कई हिस्सों तक अथॉरिटी स्थापित की। बुद्धिज्म को बड़ी संरक्षण दी। बांग्लादेश में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और सोमपुरी विहार की स्थापना की। नालंदा यूनिवर्सिटी को भी सपोर्ट किया। देवपाल 810 से 850 ईस्वी। एम्पायर को एक्सपेंड किया, असम और उड़ीसा तक विजय हासिल की, साउथ ईस्ट एशिया तक डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए। कई चाइनीज और तिब्बतन बुद्धिस्ट स्कॉलर पाल रूलर्स की संरक्षण में इंडिया आए। कल्चरल एंड रिलीजियस अचीवमेंट्स। पाल रूलर्स बुद्धिज्म के महान संरक्षक थे, खासकर महायाना और वज्रायना ट्रेडिशंस। नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरी जैसे यूनिवर्सिटीज और मोनेस्ट्रीज उनके समय में निखरा। पाल्स ने एक डिस्टिंक्ट आर्ट स्टाइल डेवलप की जिसे पाल आर्ट कहा जाता है। यह मेनली बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स की पेंटिंग्स में दिखती है। बाद में यह तिब्बतन और नेपाल्स आर्ट को डीपली इन्फ्लुएंस करती है। डिक्लाइन ऑफ द पाल्स। 9वीं शताब्दी के बाद पाल्स का डिक्लाइन शुरू हुआ। लगातार युद्ध से कमजोर पड़ गए। प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास से चुनौतियों में पीछे रह गए। अंततः 12वीं सदी में सेन डायनेस्टी ने बंगाल में पाल्स को रिप्लेस कर दिया। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। पाल्स ने ईस्टर्न इंडिया को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी। उन्होंने बुद्धिज्म को रिवाइव किया जब नॉर्थ इंडिया में उसका डिक्लाइन हो रहा था। यूनिवर्सिटीज और मोनेस्ट्रीज के जरिए उन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सेंटर बनाए रखा। उनकी कला और स्थापत्य ने पूरे हिमालयन और साउथ ईस्ट एशियन रीजन की कला को सेव किया। वे राजवंश जिन्होंने बंगाल की भूमि को एकता दी, बुद्धिज्म को नई ऊर्जा दी और नालंदा व विक्रमशिला जैसे ज्ञान की ज्योतियों को प्रज्वलित किया। उनका साम्राज्य भले ही मिट गया हो, पर उनकी कला, संस्कृति और ज्ञान की परंपरा आज भी जीवित है। द राष्ट्रकूटास डायनेस्टी 800 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। डकेन, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। उत्तरी भारत में जब गुर्जर, प्रतिहारा और पाल आपस में संघर्ष कर रहे थे, उसी समय विंध्य पर्वत के दक्षिण में एक तीसरी शक्ति उठी जिसने न सिर्फ डकेन पर शासन किया बल्कि उत्तर भारत की राजनीति में भी बार बार हस्तक्षेप किया। यह थे राष्ट्रकूटास। ओरिजिन एंड राइज। राष्ट्रकूट मूल्यतः सामंत थे बदामी के चालुक्य से, लेकिन दांती दुर्गा 735 से 756 ईस्वी ने चालुक्यास को हराकर स्वतंत्र राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। राजधानी मान्यखेता, मनखेत, कर्नाटका। जैसे प्रतिहारास ने कन्नौज को अपना गौरव बनाया और पलास ने बंगाल को अपना आधार, वैसे ही राष्ट्रकूटास ने डकेन से अपनी शक्ति का विस्तार किया। मिलिट्री एक्सपेंशन। दांती दुर्गा और कृष्णा एक 756 से 773 ईस्वी ने पूरे डकेन पर कंट्रोल पाया। कृष्णा एक ने एलोरा में विश्वविख्यात कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया। एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई यह अद्भुत रचना आज भी राष्ट्रकूटास की कला की महिमा दिखाती है। सबसे प्रसिद्ध राजा गोविंद III 793 से 814 ईस्वी
और अमोघ वर्षा 814 से 878 ईस्वी। पॉलिटिकल रोल इन नॉर्थ इंडिया। राष्ट्रकूटाज ने बार बार उत्तर भारत की राजनीतिक में हस्तक्षेप किया, खासकर कन्नौज की त्रिपक्षीय संघर्ष में। कन्नौज पर अधिकार के लिए उनका लगातार संघर्ष रहा प्रतिहारास और पाल्स से। गोविंदा III ने प्रतिहारास और पाल्स दोनों को हराकर उत्तर भारत तक अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। यही त्रिपक्षीय संघर्ष मिडाइवल इंडिया की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था, जिसमें राष्ट्रकूटाज तीसरी शक्ति बनी। एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी। राष्ट्रकूटाज का शासन डिसेंट्रलाइज था। फ्यूडेटरीज और स्थानीय चीफ्स को काफ़ी ऑटोनॉमी दी जाती थी। उनके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड रेवेन्यू सिस्टम था। एग्रीकल्चरल सरप्लस ने व्यापार और कला को सपोर्ट किया। अरब मर्चेंट के साथ समुद्री व्यापार भी था, जिससे वे ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े। कल्चरल कंट्रीब्यूशन। राष्ट्रकूटाज को आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर का संरक्षक माना जाता है। कैलाशनाथ टेम्पल, एलोरा विश्व धरोहर स्थल। लिटरेचर, संस्कृत और कन्नड़ दोनों में उन्होंने विद्वानों को सपोर्ट किया। अमोघ वर्षा स्वयं स्कॉलर थे और उन्होंने संस्कृत में कवि राजमार्ग की रचना की। म्यूजिक, पेंटिंग और टेम्पल आर्किटेक्चर ने उनके संरक्षण में विकास किया। डिक्लाइन मतलब पतन। 10th सेंचुरी के बाद राष्ट्रकूटाज की शक्ति धीरे धीरे कमजोर हुई। उनके फ्यूडेटरीज जैसे चालुक्याज ऑफ कल्याणी और परमारस ने शक्ति प्राप्त कर ली। अंततः 973 ईस्वी में तैल II और कल्याणी के चालुक्याज ने राष्ट्रकूटाज को पराजित किया। राष्ट्रकूटाज का साम्राज्य भले ही समय के साथ समाप्त हो गया, लेकिन उनका कला, स्थापत्य और साहित्य में योगदान आज भी अमर है। एलोरा की गुफाओं में जब आप उस अद्भुत कैलाशनाथ मंदिर को देखते हैं तो मानो राष्ट्रकूटों की सामर्थ्य और सांस्कृतिक की गूंज आज भी सुनाई देती है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 3 एम्पायर्स। प्रतिहारास, पाल्स, राष्ट्रकूटाज। 800 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी। नॉर्दर्न ईस्टर्न डेक्कन, इंडिया। पॉलिटिकल बैलेंस ऑफ पावर। तीनों एम्पायर्स एक दूसरे के प्राकृतिक प्रतिद्वंदी थे। गुर्जर प्रतिहारास नॉर्थ वेस्ट इंडिया को डोमिनेट कर रहे थे। पाल्स बंगाल और बिहार को कंट्रोल कर रहे थे। राष्ट्रकूटाज डेक्कन से उदय होकर उत्तर तक प्रभाव फैला रहे थे, इसलिए इसे ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल कहा गया। दिल्ली, कन्नौज ट्रायंगल इनका मुख्य युद्ध भूमि था। प्रतिहारास स्थिर रूप से फ्यूडल सिस्टम संगठित किया, ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड। पाल्स बुद्धिस्ट संरक्षण के कारण इंटेलेक्चुअल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट किया। राष्ट्रकूटाज बहुत ही कुशल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। रिलीजन एंड कल्चर। पाल्स सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट सपोर्ट। नालंदा, विक्रमशिला। प्रतिहारास हिंदू रिवाइवल प्लस टेम्पल आर्किटेक्चर। खजुराहो के चंडेला में इनसे जुड़े। राष्ट्रकूटाज रिलीजियस टॉलरेंस। जैन, शैव, वैष्णव, बुद्धिस्ट सभी को संरक्षण। इकोनॉमिक डायमेंशन। पाल्स ईस्टर्न इंडिया का फर्टाइल रीजन प्लस बे ऑफ बंगाल से समुद्री व्यापार। प्रतिहारास उत्तर पश्चिमी सीमांत व्यापार मार्ग, रेशम मार्ग संपर्क। राष्ट्रकूटाज डेक्कन का एग्रीकल्चरल सरप्लस प्लस अरेबियन सी पोर्ट से पर्शियन गल्फ ट्रेड। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। पाल्स पालकला शैली, बौद्ध मूर्तियाँ, पांडुलिपियाँ, नालंदा भित्ति चित्र। प्रतिहारास अर्ली टेम्पल आर्किटेक्चर, नागर स्टाइल। राष्ट्रकूटाज कैलाश टेम्पल एट एलोरा, चट्टानों को काटकर बनाया गया चमत्कार। डिक्लाइन ऑफ एम्पायर्स। कांस्टेंट वॉर, मिलिट्री प्लस फाइनेंशियल ड्रेन। राइज ऑफ रीजनल पावर्स, चंडेल्स, परामर्स, चोलास एटसेट्रा। लैक ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल यूनिटी। बाद में फॉरेन इन्वेंशन ईजी हो गई। फाइनल कंक्लूजन। तीनों एम्पायर्स प्रतिहारास, पाल्स और राष्ट्रकूटाज मिडाइवल इंडियन के पॉलिटिकल चेसबोर्ड के 3 बड़े खिलाड़ी थे। इनका संघर्ष किसी एक की विजय पर नहीं बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट की संघर्षित संतुलन पर आधारित था। यही कारण है कि अर्ली मिडाइवल इंडिया को यूनिफाइड एम्पायर नहीं बल्कि रीजनल पावर का युग कहा जाता है, और इसी फ्रेगमेंटेशन ने आने वाले इन्वेजन्स के लिए दरवाजा खोला। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक बटन दबाना मत भूलना और शिक्षा 121 चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप और भी मज़ेदार इतिहास की कहानियाँ देख सको। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।